Hello everyone. In this video we are going to start with the exemption chapter. तो एग्जेम्पशन चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एग्जेम्पशन चैप्टर में जो भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, ओके, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि जीएसटी नहीं लगना, ओके, उसको कहा जाता है एग्जेम्प्ट। सो एग्जेम्पशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे। वो सारे पॉइंट्स को पहले हम लोग एक पेज पे पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जेम्पशंस कि एग्जेम्पशंस क्या होता है, क्यों एग्जेम्पशंस दिया जा रहा है, एग्जेम्पशंस का इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सब हम लोग सेक्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज विल हैव टू रिवर्स आईटीसी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 17। मतलब कि अगर कोई पर्सन का आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी आईटीसी के चैप्टर में एक एग्जांपल दिया, डिस्कशन किया हुआ था। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप लोग को परचेज पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये परचेज का आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका ये एग्जेम्प्ट सप्लाई होने वाला है एक्सपोर्ट, ओके, तो इस केस में गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप लोग को आईटीसी मिलेगा एंड देन रिफंड दिया जाएगा। ओके, आपको रिफंड दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला हुआ। जस्ट अ सेकेंड। ये निप को चेंज कर देता हूँ इस पेन का। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर एक्सपोर्ट रहेगा तो आईटीसी मिलेगा एंड देन हम लोग को रिफंड भी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? हम लोग को रिफंड दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, रिफंड के चैप्टर में भी देखा हुआ है। तो ये तीन पॉइंट तो इसके रिलेटेड ही है। अभी ये है एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन। ओके, ये एग्जाम सप्लाई का डेफिनेशन एज पर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एग्जाम सप्लाई मींस नील रेटेड, होली एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी। ओके, नॉन जीएसटी सप्लाईज। अभी इसका मतलब क्या है? नील रेटेड का मीनिंग होता है कि ऐसे सप्लाईज जिसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है, 0%। जीएसटी का रेट 0% है। ओके, जो गुड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नील रेटेड। उसके बाद होली एग्जेम्प्टेड है। होली एग्जेम्प्टेड का मीनिंग होता है कि ऐसे सप्लाईज जो एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। ओके, जैसे हम लोग ये चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे, ये सारे एग्जेम्पशन दिए हुए हैं, इसके ऊपर भी 0% ही रेट है, सो दे आर होली एग्जेम्प्टेड। और अंडर सेक्शन 6, ओके, ये भी होली एग्जेम्प्ट हुआ। एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब कि जो जीएसटी के एम्बिट के बाहर है, आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। ओके, जीएसटी के एम्बिट के जो बाहर है, उनको क्या बोला जाता है? नॉन जीएसटी सप्लाईज। ठीक है। इफ अ नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन इज इशूड अंडर सीजीएसटी एक्ट, the registered person can avail the benefit of same in SGST Act. However, vice versa is not possible. Although notification issued under IGST Act will only be relevant for interstate supplies. मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सीजीएसटी एक्ट में कुछ चीज एग्जेम्प्ट की गई है, ओके, वही चीज एसजीएसटी में भी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। आर्टिकल नंबर 246A हम लोगों ने देखा था, ओके, फर्स्ट चैप्टर में। तब हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि जो सीजीएसटी में लिखा है एज इट वुड बी रिटर्न इन एसजीएसटी। क्लियर? हाउएवर वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि अगर एसजीएसटी स्टेट ने आपको कुछ बेनिफिट दिया है, तो जरूरी नहीं है कि सेंट्रल भी वो बेनिफिट दे। लेकिन अगर सेंट्रल ने दिया है तो स्टेट को बेनिफिट देना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद एनी पर्सन एंगेज इन एक्सक्लूसिवली बिजनेस ऑफ सप्लाइंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ही इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ये भी पॉइंट देखा हुआ है। ओके, मतलब अगर हम लोग का आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट है, तो हम लोग को आईटीसी मिलने वाला नहीं है।
हम लोग को टैक्स भी नहीं भरना है। अगर हम लोग को आईटीसी भी नहीं मिलेगा, हम लोग को टैक्स भी नहीं भरना है, तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत है ही नहीं, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 23 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सेक्शन नंबर 31(3)(c), अगर आप लोग आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जो है एग्जेम्प्ट, या फिर सेक्शन 10 वाला है, ओके, तो इस केस में गवर्नमेंट बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट इशू करना है, वो डॉक्यूमेंट होगा बिल ऑफ सप्लाई। ओके, यू हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। आपको टैक्स इनवॉइस बनाना नहीं, आपको क्या बनाना है, बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। एंड अगर आप एग्जाम गुड्स बेच रहे हो, तो आपको ईवे बिल का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू का जो डेफिनेशन है, ओके, कंसाइनमेंट वैल्यू का डेफिनेशन जो है, इट एक्सक्लूड्स इट एक्सक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इट एक्सक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्लियर है पॉइंट? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग एग्जेम्पशंस स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे क्यों रहा है। ओके, व्हाई गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन? क्योंकि अगर एग्जेम्पशन देंगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन वैसे तो देना नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर हम लोग को वो चीजों को क्या करना है, प्रमोट करना है। ओके, प्रमोट करना होगा तो भी एग्जेम कर देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग को देना है तो भी एग्जेम्पशन दे देंगे। जैसे अगर कोई बेसिक नेसेसिटीज है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, तो ये बेसिक नेसेसिटीज है, तो यहाँ पर तो एग्जेम्पशन है ही है। बाद में जिधर धर्म और आस्था की बात आती है, वहां पर भी एग्जेम्पशन है, दैट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। फिर गवर्नमेंट जो सर्विसेज देता है उसके लिए भी एग्जेम्पशन रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी सोवरेन फंक्शन में काम करता है। ओके, सोवरेन फंक्शन मतलब ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है। ओके, कुछ कुछ काम होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट को ही परमिशन है कि वो ही कर सकता है। तो ऐसे केस में टैक्स लगा के मतलब नहीं है। जिधर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उधर गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज पे भी टैक्स लगाता है, जैसे स्पीड पोस्ट सर्विस हो गया, तो इन सब पे टैक्सेस है, क्योंकि बाकी कुरियर एजेंसी भी तो है, तो उन लोग का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर स्पीड पोस्ट टैक्स नहीं लगाएगा तो उन लोग का प्रोडक्ट महंगा रहेगा, गवर्नमेंट का प्रोडक्ट सस्ता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, सोवरेन फंक्शन में एग्जेम्पशंस रखता है। ओके, एंड जो सोवरेन फंक्शंस नहीं है वहां पर टैक्सेबिलिटी रखता है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ एग्जेम्पशंस है। क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इन लोग को प्रमोट करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना है। क्लियर है क्या? फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, घर वगैरह बनाते हैं अपन, ओके, तो उसमें एग्जेम्पशंस है। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में एग्जेम्पशन है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को जैसे ये लोग बढ़ावा देंगे, तो जो भी पोल्यूशन है वो कम होएगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इसका इसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है। फिर लीगल सर्विस, मतलब कि कभी भी कुछ भी होता है तो हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट में जब भी हम जा रहे हैं तो हम लोग को सर्विसेज नॉट अ सप्लाई है, जो हम लोगों ने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा है। तो जो लॉयर है, ओके, सो लॉयर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें भी एग्जेम्पशन है, क्योंकि लॉयर अगर किसी फैमिली डिस्प्यूट के लिए लड़ रहा है, तो वो फैमिली बेचारा ऑलरेडी परेशान है, उसमें लॉयर जीएसटी चार्ज करेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जिधर न्याय का बात है उधर एग्जेम्पशंस देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। एडमिशन टू इवेंट है, जैसे म्यूजियम हो गया, या फिर कोई मॉन्यूमेंट देखने जा रहे हैं, या फिर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है क्लासिकल डांस में, उसमें एग्जेम्पशन है। जैसे दुनिया भर के एग्जेम्पशंस, तो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जेम्पशंस पढ़ने वाले हैं। ओके, so the first sector which we are going to see is charitable institutions. ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का सेक्टर हम लोग सबसे पहले करेंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, ओके, जो 12AA वाली है, उन लोग को कुछ एग्जेम्पशंस दिया जा रहा है अंडर जीएसटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या एग्जेम्पशन है। सबसे पहला, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जेम्पशन चाहिए जीएसटी में, तो उसको दो कंडीशन फुलफिल करना है।
ओके एवरीवन, दो कंडीशन फुलफिल करना है। सबसे सबसे पहला कंडीशन, वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और 12 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट? क्यों इनकम टैक्स एक्ट में? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना इज टफ, काफी टफ काम है। वहां पर अपने को ट्रस्ट डीड वगैरह सबमिट करना पड़ता है। ओके, फिर ट्रस्टी का डिटेल सबमिट करना पड़ता है, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बताने पड़ते हैं, तब जाके सीआईटी जो एग्जेम्पशन वाले हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को रजिस्ट्रेशन देते हैं 12 AA में। तो 12 AA में रजिस्ट्रेशन लेना इज अ वेरी टफ टास्क अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो वहां पर अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लोग ने बहुत सारा डिटेल्स दिया होगा, बहुत सारा ऑलरेडी काम कर लिया होगा। इट शुड प्रोवाइड चैरिटेबल एक्टिविटी, मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड कर। इसका मीनिंग क्या हुआ? चैरिटेबल एक्टिविटी का अपना एक डेफिनेशन है जीएसटी में, ये डेफिनेशन को फुलफिल करना है। गेटिंग द पॉइंट? ये डेफिनेशन को फुलफिल करना है, चैरिटेबल एक्टिविटी का एक डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज टू बी फुलफिल्ड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन। चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स care or counseling of terminally ill person, care or counseling of a person having HIV/AIDS, narcotic drugs or alcohol, और पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन मेंटली रिटार्डेड है, उसको आप लोग केयर कर रहे हो, ओके, उसका देखभाल रख रहे हो, या फिर उसको काउंसलिंग कर रहे हो। काउंसलिंग मतलब उसको सलाह सूचन वगैरह आप दे रहे हो, या फिर जो भी पर्सन HIV/AIDS से गुजर रहा है, उसको आप लोग क्या कर रहे हो, उसको आप लोग केयर कर रहे हो, उसको आप लोग सिखा रहे हो कि कैसे आपको प्रिवेंट करना चाहिए वगैरह। नार्कोटिक ड्रग्स, ओके, जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, ओके, उन लोग को आप लोग केयर कर रहे हो, काउंसलिंग कर रहे हो कि आपको ये ड्रग को छुड़ाना कैसे है। तो ऐसे केस में जो आप केयर एंड काउंसलिंग सर्विसेज दे रहे हो, दिस सर्विसेज वुड बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल एक्टिविटी। क्लियर? और प्रिवेंटिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, मतलब कि अगर आप लोग पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हो प्रिवेंटिव हेल्थ का या फिर फैमिली प्लानिंग का, तो भी आप लोग चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा माना जाता है। आगे, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर अबैंडन्ड चिल्ड्रन, ऑर्फन्ड चिल्ड्रन और होमलेस चिल्ड्रन। मतलब कि अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा प्रोग्राम्स किया हुआ है जो एजुकेशनल टाइप है, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान करके सुना है कभी? ओके, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ओके, फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स। या फिर अगर आप लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम किया हुआ है फॉर अबेंडेंड, ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसे केसेस में जो आप सर्विसेज दे रहे हो, दैट सर्विसेज आर ट्रीटेड एज चैरिटेबल एक्टिविटी। आगे, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। तो अगर मान के चलो कि आपके रिलीजन में एक कोई कम्युनिटी होगा, समाज होगा, ओके, तो वो समाज क्या करता है, अपने रिलीजियन के गरीब बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर वो वाला चीजें भी कवर्ड है। स्पिरिचुअलिटी मतलब मेडिटेशन वगैरह हो गया, या फिर योगा, तो योगा वगैरह आप सिखा रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो कुछ ट्रेनिंग वगैरह, तो यहाँ पर योगा का जो क्लासेस है इट वुड बी एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है? अभी मान के चलते कि आप लोगों ने एक कैंप लगवाया फॉर योगा, के कैंप करवाए फॉर योगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर योगा का कैंप हो रहा है, इसमें लॉजिंग एंड बोर्डिंग, मतलब कि रहना, दैट इज रेसिडेंशियल, ठीक है, 2 दिन का स्टे आपको दिया होगा, तो जो भी स्टे दिया हुआ है उसका खर्चा भी एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि योगा इज ट्रीटेड एज चैरिटेबल एक्टिविटी।
Since the principal supply is exempt, the charges for stay would also be treated as exempt. Clear? आगे अदर एग्जेम्पशंस रिलेटेड टू दिस सेक्टर, और भी कुछ एग्जेम्पशंस है। सबसे पहला एग्जेम्पशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज आर्ट्स कल्चर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल इंक्लूडिंग चैरिटेबल एंटिटी आर एग्जेम्प्ट। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग आर्ट्स या फिर कल्चर का ट्रेनिंग दे रहे हो, ओके ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग और कोचिंग। अभी आर्ट्स एंड कल्चर मतलब कि ये इंडियन आर्ट्स होना चाहिए ऑब्वियसली, इट शुड नॉट बी द फॉरेन आर्ट्स और फॉरेन कल्चर, इट शुड बी इंडियन आर्ट्स इंडियन कल्चर। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने दिया, इंडिविजुअल, नॉट कंपनी, नॉट पार्टनरशिप फर्म, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो इंडिविजुअल ने अगर ट्रेनिंग दिया है, कोचिंग दिया है इन आर्ट्स और कल्चरल, देन सच ट्रेनिंग सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। चैरिटेबल एंटिटी देगा तो भी चलेगा, ओके तो या तो इंडिविजुअल या तो चैरिटेबल एंटिटी, दोनों में से किसी ने भी दिया, देन द ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंडिविजुअल टीचर है, वो कथक डांस सिखा रही है, तो ऐसे केस में शी इज ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स और शी इज एक्चुअली कोचिंग, शी इज प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विसेज फॉर कल्चरल डांस। ओके तो यहाँ पर कथक डांस की टीचर जो चार्जेस लेती होगी स्टूडेंट से, सच चार्जेस वुड बी एग्जेम्प्ट। आगे, ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स, मतलब कि स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग, जैसे क्रिकेट कोचिंग रहता है, हॉकी कोचिंग रहता है। तो यहाँ पर कोचिंग का जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट तभी ही होगा जब कोई चैरिटेबल एंटिटी प्रोवाइड करेगा। सब लोग प्रोवाइड करेंगे तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। कौन प्रोवाइड करना चाहिए, चैरिटेबल एंटिटी ने प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाके क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर है क्या? ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स, तो कोई अगर समझो इंडिविजुअल है, से सचिन तेंदुलकर, ओके, तो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया हुआ है, समझो कि कोचिंग क्लास ओपन किया, ओके, इज गोइंग टू टीच बैटिंग टू यंग प्लेयर्स। तो यहाँ पर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय सचिन तेंदुलकर, it would be taxable, it won't be exempt, because Sachin Tendulkar is an individual, he is not charitable entity। लेकिन अगर वो चैरिटेबल एंटिटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, ओके, एंड देन अगर कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, देन द ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जेम्प्ट। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी किया। आगे, हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स इज टैक्सेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स इज टैक्सेबल। अभी बोर्डिंग स्कूल कभी सुना है? बोर्डिंग स्कूल, बचपन में एक बार तो धमकी मिला ही रहेगा, ओके, कि अगर आप लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं किया तो बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। तो ऐसे केस में जो बोर्डिंग स्कूल रहता है वो लोग क्या करते हैं, अकोमोडेशन सर्विस भी देते हैं। तो वो लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं एंड अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। अगर इन दोनों का कंबाइंड चार्ज लिया है तो पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, ओके, एंटायरली एग्जेम्प्ट, एंटायरली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये लोग एजुकेशन का अलग चार्ज लेते हैं एंड अकोमोडेशन का अलग चार्ज लेते हैं, देन अकोमोडेशन सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आया? पहले यहाँ पर 1000 रुपीज तक का एग्जिम्शन था, लेकिन वो एग्जिम्शन चला गया। आगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अदर देन ओआईडीआर, ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चैरिटेबल एंटिटी के इसमें बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी ऐसा लिख दो चाहिए तो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी अदर देन ओआईडीआर इज एग्जेम्प्ट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि कोई एक स्कूल है, स्कूल इज रजिस्टर्ड अंडर 12 AA, ओके, ये एक चैरिटेबल एंटिटी की तरीके से रजिस्टर्ड है। अब ये स्कूल क्या करता है, कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, ओके, अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहा है, क्रिकेट कोचिंग।
अभी इन लोग का जो कनेक्ट है वो क्रिस गेल से, ओके, वेस्ट इंडीज क्रिस गेल से कनेक्ट है। तो ये स्कूल के जो कोच है, हेड कोच, उन्होंने क्या किया, अपने बैट्समैन का वीडियो निकाला एंड क्रिस गेल को भेजा। क्रिस गेल को बोला गया कि आप एक काम कर लो, आप रिव्यू करो कि ये बैट्समैन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्रिस गेल रिव्यू करेंगे, तो क्रिस गेल वुड बी चार्जिंग सम अमाउंट टू दिस स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल इज इम्पोर्टिंग सर्विस, ओके, स्कूल इज इम्पोर्टिंग सर्विस। सो सर्विसेज imported by school would be exempt from GST, ओके, इट वुड बी exempt। समझ में आप? पर OIDR सर्विस एग्जाम नहीं होगा। OIDR का मतलब है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, के ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। ठीक है, तो ये वाला चीज क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। आया समझ में? आगे, ओल्ड एज होम रन बाय 12 AA where consideration is up to 25,000 per month per member to its residents aged 60 और मोर। मतलब कि जो वृद्धाश्रम होते हैं, मालूम है, जो ओल्ड पीपल को वहां पर रखा जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जो वृद्धाश्रम है, वो लोग अपने मेंबर्स से कुछ पैसा चार्ज करते हैं। तो अगर वो अमाउंट जो चार्ज किया है वो 25,000 या उससे कम है, ओके, एंड वहां पर जो रह रहे हैं उनका एज 60 या उससे ज्यादा है, ओके, मतलब कि पर मंथ पर मेंबर इट शुड बी अप टू 25,000। एंड यहाँ पर एंड कंडीशन है, ठीक है, एंड रेसिडेंट्स जो होंगे उन उस ओल्ड एज होम के, उन लोग का एज क्या है, 60 और मोर, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। मतलब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन द ट्रांजेक्शन वुड बी टैक्सेबल। क्लियर? देन द ट्रांजेक्शन वुड बी टैक्सेबल। आया समझ में? तो अगर समझो कि चार्जेस 26,000 है एंड एज 62 है, सो फुल्ली टैक्सेबल, पूरा 26,000 वुड बी टैक्सेबल। एंड अगर समझो चार्जेस 24,000 है पर एज 48 है, तो ऐसे केस में देन ऑल्सो इट वुड बी टैक्सेबल। समझा पॉइंट? तो यहाँ पर अपना चैरिटेबल एंटिटी का एग्जिम्पशन हुआ। अभी रिलीजियस एंटिटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का हम लोग एग्जिम्पशन देखेंगे। चलो, स्क्रीन विजिबल। अभी हम लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल देख, ओके, एग्जाम्पशन देख। अभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल मतलब कि एग्जाम्पशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई पिलग्रिमेज है, कोई कोई पिलग्रिम है। अभी ये पिलग्रिम के जो आजू बाजू का एरिया है, दिस एरिया ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस पिलग्रिम ओनली। ओके, जो एरिया रहेगा वो भी पिलग्रिम का ही रहेगा। ये पूरा एरिया पिलग्रिम का है। कभी पिलग्रिम क्या करने वाले हैं वो लोग, अभी जो पिलग्रिम है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक धर्मशाला बनाया, ओके, मतलब कि यहाँ पर लोग रह सके, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, ओके, वो लोग इस होटल में या तो धर्मशाला में
रह सके। तो यहाँ पर रेंटिंग ऑफ रूम का सर्विसेज दिया जाने वाला है। ओके, रेंटिंग ऑफ रूम का सर्विस दिया जाएगा। पिलग्रिम ने यहाँ पर समझो कम्युनिटी हॉल बनाया। ओके, यहाँ पर हॉल बनाया, हॉल। तो यहाँ पर हॉल में क्या होगा, जो भी शादी वगैरह का प्रोग्राम रहेगा, या तो किसी का बाल कटिंग का जो मुंडन का प्रोग्राम रहेगा, वो सब हो सकता है। एंड यहाँ पर जो भी जगह है उसमें शॉप्स बना के रेंट पे दिया हुआ। ओके, यहाँ पर क्या किया, शॉप्स बना करके रेंट पे दिया हुआ, शॉप्स। अभी मैं आप लोगों को चार ऑप्शन दूंगा, वो चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ओके, चार ऑप्शन सुन लो। चार ऑप्शन है: 1,000 पर डे, 10,000 पर डे, 1,000 पर मंथ एंड 10,000 पर मंथ। ओके, इन चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से आपको कुछ एक सिलेक्ट करना है, मैं बताऊंगा उस तरीके से। मान के चलो कि आप लोग यहाँ पर आप पिलग्रिम में जाने वाले हो। ओके, यहाँ पर आप लोग रुकने वाले हो, ओके, रहने वाले हो। तो आप लोग कितना अफोर्ड करोगे, चलो नॉर्मली एकदम लेमैन लैंग्वेज में, आप लोग कितना अफोर्ड करोगे? इन चारों में से सिलेक्ट करो। 1,000 रुपया पर डे अफोर्ड कर सकते हैं, 10,000 पर डे, 1,000 पर मंथ, या 10,000 पर मंथ। अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रहने जा रहे हो, सो आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ डेज। आप लोग कोई महीना महीना नहीं रहोगे वहां पर, डेज में रहोगे। 10,000 पर डे तो रिनाइसेंस होटल, ताज होटल के जैसा भाड़ा हो गया। तो यहाँ पर 1,000 पर डे इज प्रॉपर। सो अगर पिलग्रिम रेंटिंग ऑफ रूम का सर्विस देता है, एंड अगर भाड़ा 1,000 और मोर पर डे है, देन एंटायर रेंट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर? और अगर हॉल भाड़े पर दिया है, ये भी ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, तो यहाँ पर भी डेज है, यहाँ पर भी डेज है। यहाँ पर 1,000 रुपया पर डे तो बहुत कम है। ओके, तो हॉल इतना बड़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली इट वुड बी 10,000 और मोर पर डे। अगर 10,000 और मोर पर डे रहेगा, देन इट वुड बी टैक्सेबल। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अप टू 1,000 एग्जाम नहीं है, 999, यहाँ पर 999 इज एग्जाम, यहाँ पर 9,999 इज एग्जाम। मतलब 10,000 और मोर इज टैक्सेबल। ओके, एंड अगर शॉप आप लोगों ने भाड़े पर लिया है, तो इस केस में तो महीनों के लिए, सालों के लिए आप लोग यहाँ पर रहते हो। तो यहाँ पर 10,000 और मोर पर मंथ या उससे ज्यादा चार्ज किया, देन इट इज टैक्सेबल। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे तो पूरा याद रह जाएगा। ओके, इसके अलावा जो भी रिलीजियस सेरेमनी होता है, ओके, जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होता है, ओके, रिलीजियस सेरेमनी में जो भी प्रीस्ट होता है, फादर होते हैं, ओके, या तो फिर मौलाना जी होते हैं, या जो भी अपने अपने रिलीजियंस में हेड होते हैं, वो लोग जो भी चार्जेस लेते हैं फॉर कंडक्टिंग दोज सेरेमनीज, तो वो सब सेरेमनी को कंडक्ट करने का चार्जेस जो रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ऑल दोज चार्जेस आर एग्जेम्प्ट। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो चीजें तुम लोग को ध्यान में रखनी है, टोटल चार चीजें। एक तो रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करने का चार्जेस एग्जेम्प्ट, एक रूम रेंट 1,000 रुपया या उससे ज्यादा फुल्ली टैक्सेबल। ओके, फुल्ली टैक्सेबल मतलब 1,200 हुआ तो पूरा 1,200 टैक्सेबल। ओके, यहाँ पर हॉल अगर भाड़े पर दिया है, इसको हॉल को कल्याण मंडपम भी बोलते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में, या तो कम्युनिटी हॉल। तो तुम लोग को एग्जाम में कल्याण मंडपम आया या तो कम्युनिटी हॉल आया, तो उन दोनों में तुम लोग को एग्जामेशन सेम समझना है। उसके बाद शॉप्स, तो यहाँ पर 10,000 और मोर पर मंथ, इससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल। क्लियर है पॉइंट्स? तो अपने यहाँ पर दो सेक्टर खत्म किए, आगे के सेक्टर धीरे धीरे ऐसे एक एक वीडियो करके डालूंगा।